नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नया धमाकेदार सेशन में, यही विज्ञान शास्त्र पर। मैं हूँ आपका होस्ट नीलव फ्रॉम IIT दिल्ली और आज लेकर आया हूँ ऐसा चैप्टर जो जी की जेईई एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए एक गेम चेंजर है। वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, ये कोई सिर्फ सवाल जवाब का सेशन नहीं है, ये एक मिशन है, एक मिशन जो कि जेईई एडवांस को कॉन्कर करने का है। लेकिन रुकना मत, पहले एक काम करो, चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आओ। जब सवाल आए पहले खुद से ट्राई करना, ताकि तुम्हारे सोचने की ताकत बढ़े। और अगर जवाब आ जाए तो अपना आंसर क्रॉस चेक कर लो। और अगर नहीं हो पाए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं हूँ यहाँ। और हाँ, सिर्फ सवाल सॉल्व करना नहीं, बल्कि उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं उनके भी राज खोलने वाले। तो दोस्तों सीट बेल्ट बांध लो, दिमाग के गियर लगा लो और तैयार हो जाओ एक और जबरदस्त सेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखने को मज़ेदार और असरदार बनाते हैं। तो पहला जो आज का टॉपिक है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें जो सीखना है वो बहुत कुछ सीखना है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं बेसिक बोलता हूँ। मतलब किसी का अगर ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो वो उसे 2 महीने, मैं बोलूंगा कि 2 महीने तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो। अगर तुम जितना ज्यादा टाइम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दोगे, उतना कम टाइम तुम्हें लगेगा दूसरे ऑर्गेनिक के टॉपिक्स पे। दूसरे ऑर्गेनिक टॉपिक्स, अब लोग होते क्या है, कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं। अब जब मतलब एंट्री होता है तब तक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चुका होता है। और वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब रिवीजन तक कर लेते हैं और उसे अच्छे से समझते नहीं है। और होता क्या है, उस सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में दिक्कत आ जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है, मैं ये सब लास्ट में बोल दूंगा। तो पहला तो क्वेश्चंस कर लो। अब एनर्जी फुल है तो एग्जाम मतलब ऐसे तो 4 बजे है रात को। तो the amount of energy required to break a bond is same as the amount of energy released when the bond is formed। सीधी बात है कि बॉन्ड तोड़ने में जितना एनर्जी लगता है उतना फॉर्मेशन होने में लगता है। इन गैसियस स्टेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ ए बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और बॉन्ड से तुझे अच्छे से पता है ये भी, इज अफेक्टेड बाई एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है उतना बॉन्ड वो ज्यादा हो जाता है। एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल्स फॉर्म्ड, तो शॉर्टर बॉन्ड्स आर टिपिकली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, तुझे भी पता है। मतलब देख, एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, एक बॉन्ड लेंथ इतना है, एक का बॉन्ड लेंथ इतना है। मतलब इसे एज मतलब नॉर्मल कोई कुछ भी मान ले कि ए और बी मान ले, ऐसे ही चुनाव अल्फाबेटेड, हाइड्रोजन मत पकड़ लेना। तो इसका शॉर्टर है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो ये बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाएगा, इसका भी डी बढ़ जाएगा। यही सीधी सीधी कॉन्सेप्ट है ना, और तो कुछ नहीं है इसमें। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है बीडी देख के कि क्या ये आएगा, जनरल ऑर्गेनिक क्वेश्चन में थ्योरी देख लिया। फिर पहला क्वेश्चन देख, करेक्ट मैच ऑफ द सी एच बॉन्ड्स शोन इन द वॉल्यूम इन कॉलम जे एंड कॉलम के। जे में बोला गया ये सब तोड़ने, अब ये सब तोड़ के देख, एच एच डॉट तो आएगा ही आएगा, तो ये सब तोड़ के लिख दे, सी एच डॉट एम ई एम ई। और क्या आ रहा है, सी एच टू डॉट सी एच। और क्या आ रहा है, सी एच डॉट सी एच टू। और क्या आ रहा है, सी ट्रिपल वन सी एच। यही तो आ रहा है, सीधी सीधी बात है। और तो कुछ नहीं आ रहा है इधर से। तो अगर इधर से और कुछ नहीं आ रहा है तो तेरा पहला बोलना है कि स्टेबिलिटी कैसे आ रहा है। अब स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डिपेंड्स ऑन क्या, डिपेंड्स ऑन एस, मतलब डिपेंड्स एस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब जैसे कार्बोकैटायन का होता है वैसे ही फ्री रेडिकल का होता है। तो फिर कार्बोकैटायन का क्या था, कार्बोकैटायन में तो जितना ज्यादा क्या देगा, मतलब जितना ज्यादा तेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर रेजोनेंस आएगा, उतना ज्यादा तेरा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इधर जो रेजोनेंस में जा रहा है। अब ये रेजोनेंस में जा रहा है मतलब ये बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक और रेजोनेंस में कैसे जाएगा, देख ले। ये तेरा सी एच टू बेस था, अब ये तोड़ के तूने बनाया ये, सॉरी ये सी एच टू डॉट था। गलती गलती गलती, गलती नहीं होना चाहिए यार लाइफ में। सी एच टू डॉट, तो ये आ गया। अब सी एच टू डॉट को तो इसको भी तोड़ दे, इसको तोड़ के ऐसा लगता है, तो इसके ऊपर डॉट था। अब ये दोनों कॉम्बाइन होगा, पहले तो ये टूटा, इसके बाद ये कॉम्बाइन होके ये बन गया, और इधर आ गया डॉट।
फिर ये टूटेगा, इधर जाएगा डॉट, फिर ये टूटेगा, इधर जाएगा डॉट, फिर जाएगा ये वापस। तो बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनता है। तो इसका रेजो स्ट्रक्चर्स बहुत बनता है। रेजोनेटिंग रेजोनेंस को मैं रेजो बोलता हूँ, रेजो स्ट्रक्चर्स बोलता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ये। तो मोस्ट स्टेबिलिटी कौन किसको आ रहा है? मोस्ट स्टेबिलिटी आ रहा है तेरा थर्ड, सेकंड क्यू का आ रहा है। और ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। अगर अच्छा देख ले मोस्ट स्टेबल अगर हो रहा है, तो मोस्ट स्टेबल मतलब ये इजीली फॉर्म हो जाएगा, इजीली फॉर्म हो जाएगा, इजीली फॉर्म हो जाएगा। मतलब क्या? आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा। तो सीधी बात है, अगर आसानी से टूट रहा है तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगा। सबसे कम है 88। तो सबसे कम अगर 88 है, तो क्यू का क्या आ रहा है? 4। क्यू का आ रहा है 4। हम्म। हाँ, क्यू का आ रहा है 4, क्यू का 4 आ रहा है। भाई एक ही ऑप्शन सही है, बाकी सब तो खत्म हो गया। तेरा बॉन्ड डिसीजन एसीएच टू पीएच से ही खत्म हो रहा है, सीधी बात। अब नेक्स्ट पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ये तो आ गया, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर देख ले। स्टेबिलिटी क्या आ रहा है? पहले आ रहा है सेकंड का। हाँ, सेकंड का। इसके बाद देख, ये एसपी हाइब्रिडाइज्ड है। एसपी हाइब्रिडाइज्ड में कौन रहना पसंद होता है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होता है, वो एसपी में रहना चाहता है। और ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना भाई, ये ईडीजी है। तो इसका क्या आएगा? इसका ये तो इसके बाद का स्टेबिलिटी आ जाएगा फर्स्ट का। सेकंड के बाद आ गया फर्स्ट का। ये सेकंड है, थर्ड मत पकड़ लेना। उसके बाद किसका आएगा? उसके बाद आएगा ये थर्ड का। उसके बाद आएगा फोर्थ का। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर लिखने जाओ बीडीई, तो बीडीई कैसे आएगा? बीडी बीडी आएगा, बीडीई इधर लिख देते ऊपर। बीडी उल्टा आएगा। एक स्टेबिलिटी अगर तेरा कितना कैसा आया? सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो बीडी कैसा आएगा? बीडी आएगा तेरा 4 3 1 2। तो फर्स्ट का जो था, तो क्यू का आ रहा है फोर्थ वाला। उसके बाद जो यार क्या लिखा है मैंने, इतना गंदी करके लिखा है। अच्छा, ये थर्ड मतलब तेरा ये वाला। तो सॉरी, फोर्थ वाला जाएगा सबसे हाईएस्ट बीटी, इसका जाएगा 132। इसका आ रहा है 1, कोई दिक्कत नहीं। और थर्ड का आ रहा है सेकंड वाला 110, इसका ये आ रहा है। सीधी बात है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, फर्स्ट का ऑप्शन है ए करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया। मैं ना एक कॉपी कर लेता हूँ, वो आसानी होगा, क्योंकि ये हो गया इसका भाई। अब ये नहीं चलेगा, ये पेज कंट्रोल भी। अब तो हाँ, अब सही है। अब ये भी सही वो बकचोदी बोला है। अब सेकंड क्वेश्चन में देख, CH4 प्लस Cl2 CH3Cl और HCl बना रहा है। अब बोला है द करेक्ट स्टेटमेंट इज द इनिशियल स्टेप इज एक्सोथर्मिक। ओह शिट, हाँ। इनिशिएशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक, डेल एच नॉट इज 5 -5 में। अब डेल एच नॉट इनिशिएशन स्टेप तेरा क्या है? इनिशिएशन स्टेप तेरा क्या हो? तेरा CH4, मतलब CH4 CH3 रेडिकल में आ रहा है, प्लस H डॉट में आ रहा है। और क्या हो रहा है? Cl डॉट, मतलब Cl2 Cl डॉट और Cl डॉट में आ रहा है। अब देख, तो जरा इनिशिएशन स्टेप है, ये समझ एक बार। देख, ये रिएक्शन क्या है? मतलब इस रिएक्शन को देने के लिए तुझे लाइट देना पड़ेगा। लाइट देना पड़ रहा है, मतलब एनर्जी सोर्स देना पड़ रहा है। और तू क्या कर रहा है? एक स्टेबल फिजिक्स को तोड़ के अनस्टेबल बना रहा है, ये समझ। मतलब तेरा रिएक्शन जो जा रहा है वो इसका इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। मतलब एक इससे, और तुझे पता है कि ये तेरा रिएक्टेंट है, ये तेरा इंटरमीडिएट है। और तेरा इंटरमीडिएट ही इधर, मतलब इनिशिएशन स्टेप के लिए ये तो प्रोडक्ट है ना। इनिशिएशन स्टेप के लिए तेरा इंटरमीडिएट जो है वही तेरा प्रोडक्ट है। तो उसका एनर्जी ऑफ इंटरमीडिएट क्या होता है? ज्यादा होता है रिएक्टेंट के बेसिस पे। तो ये क्या रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है भाई, तो ये -58 डिग्री एक्सोथर्मिक का इधर क्या कर रहा है? कुछ मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोपागेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3 डॉट रेडिकल। मतलब प्रोपागेट जो कर रहा है, देख इधर प्रोपागेट CH3 डॉट कर रहा है, मतलब ये रिएक्शन है। CH3 डॉट प्लस Cl डॉट
मिल के बना रहा है CH3Cl। और इसका पहला ऑप्शन का अगर तू न्यूमेरिकल डेटा देखेगा ना, तो क्लोरीन का भी आएगा +58 और डेलेज का भी आएगा 105 डिग्री। तो और हाँ, उसके बाद प्रोपगेशन टेस्ट में चलते हैं। डेलेज बोला है -2 किलो कैलोरी, बोला है -2 किलो कैलोरी। अच्छा ठीक है। तो प्रोपगेशन स्टेप क्या है? प्रोपगेशन स्टेप भी सेम है ना। प्रोपगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक कैसे बन सकता है? एक्सोथर्मिक तो बन ही नहीं रहा है। प्रोपगेशन स्टेप बन रहा है एंडोथर्मिक। तो ये भी होगा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्रोपगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3Cl, मतलब ये वाला इज एंडोथर्मिक। डेल H नॉट इजिकल टू माइनस इजिकल टू +27 बोला है। अच्छा, +27 बोला है। हम्म, ये तो एक सेकंड। प्रोपोगेशन स्टेप लास्ट वाला देख ले पहले। लास्ट वाला में बोला है कि टोटल एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक डेल एच। वो टोटल रिएक्शन बोला है, तो टोटल रिएक्शन को अगर मैं फाइनल रिएक्शन ये है CH4 + Cl2 से CH3, CH4 गैस से Cl2 से CH3Cl प्लस HCl बन रहा है ना। अब तो पहला स्टेप क्या जाता है? CH4 टूट रहा है CH3 डॉट और H डॉट में, और Cl2 टूट रहा है क्लोरीन और क्लोरीन में। यही है, सीधी बात है। अरे यार, क्लोरीन लिख देता हूँ सही से, नहीं तो क्या ही लगेगा। हाँ, इसके बाद क्या देख, Cl डॉट और CH3 डॉट कॉम्बाइन होगा। कॉम्बाइन होकर CH3Cl बना रहा है। तो और क्या है, Cl डॉट और H डॉट HCl बना रहा है। अब ये तो है ना। देख, इन दोनों के लिए डेलेज कितना था? 105 किलो कैलोरी लिख लेना। और इसके लिए कितना था? 58। अब CH3Cl के लिए कितना हो जाएगा? -85, क्योंकि घुमा रहा हूं मैं। और इसके लिए -103। पूछा क्या है? पहला से बी ऑप्शन देख ले कि डेले इज नॉट -2 किलो कैलोरी, जिसमें CH3 डॉट इन्वॉल्व है। इसका आएगा, एक पहले तो एंडोथर्मिक आएगा, और वो भी डेले इज कितना आएगा? -85। सॉरी, ये एक्सोथर्मिक आएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये एक्सोथर्मिक ही आएगा। सॉरी सॉरी, प्रोपोगेशन स्टेप बोला है ना। प्रोपोगेशन स्टेप इसके साथ आएगा। नहीं 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 नहीं, ये एंडो ही होगा। हाँ, प्रोपोगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3Cl। प्रोपोगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3Cl, वो क्या होगा? वो होगा तेरा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, वो अभी डेलेज कितना आएगा? -85 इसका। और लास्ट वाला देख ले, लास्ट वाला इसको टोटल सम करने से मिल जाएगा। टोटल सम करने से ये किलो कैलोरी, एक -85, 105 -3, 103 मतलब 2 आ रहा है। और इधर से -85 और 58 को अगर माइनस करेगा, तो 58 60 ले रहा है, 25 27, मतलब -25 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। तो ये सही है सर, इसका -25 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। तो इसका सी ऑप्शन भी गलत, डी ऑप्शन सही है। सेकंड का डी ऑप्शन सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? विद रिस्पेक्ट टू द कंपाउंड्स 1 to 4 कौन द करेक्ट स्टेटमेंट? तो करेक्ट स्टेटमेंट देखने के लिए ना, मतलब कोई एसिड को, एसिड का स्टेबिलिटी कितना है, स्टेबिलिटी कितना है, वो देखने के लिए, वो देखने के लिए पहले कॉन्जुगेट बेस बना ले। कॉन्जुगेट बेस पहले से बना ले। कॉन्जुगेट बेस तो मतलब एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल दे। एसिडिक हाइड्रोजन हर एक से निकाल दे। हर एक से निकाल के देख। इसका फिनाइल रिंग था और कार्बन था, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसमें तो भाई बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना दिया। और अच्छा, बीच में भी एक था, मैंने देखा नहीं, CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसमें तो भाई अलग ही खेल हो गया, एरोमेटिक कैरेक्टर रह गया। अब इसमें ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देख, सीधी बात देख, तुझे पता है, जब कार्ब मतलब स्टेबिलिटी चेक करता है, तो स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा क्या होता है? कार्बन आयन है। कार्बन आयन में भी जो भी है, पहले तो एरोमेटिसिटी दिखाया जाता है ना। एरोमेटिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एरोमेटिसिटी के लिए पहला कंडीशन क्या है? प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में रहना चाहिए, और जो लास्ट में आता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। लोग ये याद रखते हैं, ये सब कुछ भूल जाता है। और जब मतलब जब तेरा नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाता है, तब क्या कर देता है? सब एरोमेटिक कर देता है। तो इधर देख, इधर 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो रहा है, प्लेनर है, सीधी बात है। तो ये तो सबसे आगे जाएगा। तो एसिडिटी आप देख,
कंपाउंड एसिडिटी हम पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो पहले एसिडिटी ठीक है, कंपेयर करने से पहले एक बार देख ले था। एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डिलोकाइजेशन इन द कॉन्जुगेशन। हाँ, डिलोकलाइजेशन तो है, सीधी बात है। ये फिनाइल रिंग्स में ये डिलोकलाइज हो रहा है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। कंपाउंड 4 का एरोमेटिक भी है, ये भी सही है। कंपाउंड 2 बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट इज ए नाइट्रो ग्रुप। अब देख, नेगेटिव चार्ज के ऊपर तो अगर नाइट्रो ग्रुप लगाएगा तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाएगा। नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये भी सही है। अब एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड फॉलोज द ऑर्डर 1 4 3 जो भी लिखा है। अब देख, एसिडिटी देखने के लिए पहले जो ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी देख ले, पहले तो आएगा एरोमेटिक वाला, जो कि फोर्थ वाला है। उसके बाद क्या देख रहा है, इसके बाद देख, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये देख ले, बहुत ज्यादा, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। फिफ्थ आता है, और कोई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं है जो इसे डिस्टेबलाइज कर पाए। अब इसको बोलेगा भैया ये तो 3 फिनाइल रिंग से जुड़ा हुआ है। हाँ भाई, सीधी बात है, ये 3। मगर पता है इसमें ना बहुत इफेक्ट लग जाता है। मतलब ये तीनों फिनाइल रिंग्स ना एक प्लेन में नहीं रह सकता है। तो इसके लिए ना मतलब दो फिनाइल रिंग्स से, दो फिनाइल एक फिनाइल रिंग आ रहा है तो सही है, दो फिनाइल रिंग से ऊपर भी हो रहा है। अगर 3 फिनाइल रिंग ना, 2 फिनाइल रिंग से थोड़ा सा ही ज्यादा होता है, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि ये ना आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। मतलब एक अगर ऐसा रहा ना, मतलब इस प्लेन में रहा, तो थोड़ा सा, एक मान ले ये प्लेन है, तो दूसरे वाला थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, दूसरे वाला ऐसा टिल्ट हो जाएगा, ऐसे टिल्टेड टिल्टेड होगा। तो उसके बाद आता है, पहले से ही तुझे पता चल जाएगा, फास्ट तो नहीं आ रहा है, फास्ट आएगा इधर, फिर क्या आएगा, सेकंड, फिर आएगा थर्ड। तो ये तो याद रखना, ये गलत हो रहा है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देख ले, कंसीडर द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स 1 2 3 4। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पूछा है भाई, कुछ अच्छा क्वेश्चन है। बेसिसिटी से एक बात याद रख लेना, SIR कॉन्सेप्ट होता है एसिडिटी पे, और तुझे पता है SIP होता है बेसिसिटी पे। SIR एसिडिटी को बढ़ा देता है, SIP बेसिसिटी को घटा देता है, सीधी बात है। और उससे पहले अब देख, ये देख ले, क्या बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पूछा है। पहले तो बेसिसिटी ऑर्डर देख ले। बेसिसिटी ऑर्डर देखने के लिए सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ कैसे होगा, एक बार सोच ले। अब देख, ये तेरा नॉर्मल एनिलीन है। एनिलीन और इधर दोनों मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, मतलब ये ज्यादा डोनेट कर पाएगा, सीधी बात है। तो 2 का तो ज्यादा आएगा 1 से, बेसिसिटी, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और इन दोनों से ज्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि इनमें तो NO2 ग्रुप भरे पड़े हैं। अब देख, NO2 ग्रुप में इधर नॉर्मल NH2 है, इधर CH3 भरे पड़े हैं, तो CH3 इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल देगा। नाइट्रोजन आउट ऑफ प्लेन भी चला जाए तो क्या होगा, इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ ही रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, तो सीधी बात है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ रहा है तो 4 का तो ज्यादा आएगा 3 से। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया पहले वाला। मैग्नीट्यूड ऑफ पीकेवी डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज मोर देन 3 and 4। अच्छा, पीकेवी डिफरेंस के लिए बोला है कि 1 and 2 के बीच में, देख 1 and 2 के बीच में जो इफेक्ट लग रहा है ना, वो किसके किसके वजह से लग रहा है, सिर्फ ये दो CH3 आ रहा है, CH3 आके कर रहा है। मगर इसमें भी तो, हाँ इसमें भी बोल सकते हैं कि सेम ही हो रहा है, मगर इधर दो हाइड्रोजन है ना, तो इधर दो हाइड्रोजन के वजह से इधर कोई स्टेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा है, मगर इधर NO2 है, CH3 है, इसमें ना ये दोनों NO2 सही से काम नहीं कर पाता, तो इधर स्टेरिक इफेक्ट लग जाता है, स्टेरिक इफेक्ट लग जाता है, जो कि NO2 इस 3 में नहीं लगता। तो 4 में स्टेरिक इफेक्ट लगने से वजह से वो 3 से काफी ज्यादा डिफरेंस बना लेता है, डिफरेंस ज्यादा हो जाता है बेसिसिटी का, हो जाता है बेसिसिटी का, बेसिसिटी का, तो बेसिसिटी का डिफरेंस बन जाए तो
पीकेबी का डिफरेंस केबी का डिफरेंस हो जाएगा, पीकेबी का डिफरेंस भी आ जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। इसका ज्यादा होगा, सॉरी 3 और 4 का ज्यादा होगा। अब रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3 देन इन 4। मैंने बोला कि देख, ये NH2 है, ये NO2 है, ये NO2 है, ये NO2 है। इधर तो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है मिथाइल ग्रुप से, मिथाइल ग्रुप से। NO2 है, NO2 है, और ये NO2 है। अब ये मिथाइल ग्रुप जो है ना, ये मिथाइल ग्रुप इसके साथ क्या करेगा? स्टेरिक रिपल्शन करेगा। इसके साथ स्टेरिक रिपल्शन कर रहा है। अगर इसके साथ स्टेरिक रिपल्शन करेगा तो इसका जो NO2 है ये आउट ऑफ प्लेन जाएगा, आउट ऑफ प्लेन जा रहा है, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कम करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कम करेगा। ठीक है, यही था। तो इसके और इसके स्टैटिक रिपल्शन की वजह से तो कम हो रहा है रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट किस में ज्यादा हो रहा है? थर्ड में। ठीक है। अब बोला है कि स्टेडी इफेक्ट मेक्स कंपाउंड फोर मोर बेसिक देन थ्री। अब स्टेटिक इफेक्ट की वजह से इसका जो बेसिसिटी आ रहा है, हाँ सॉरी, हाँ इसका देख, इसका NO2 आ रहा है, NO2 इससे ज्यादा खींच रहा है। अब NO2 इससे कम खींचता है, तो इसका 4 का ज्यादा होता है 3 से। तो ये तो मैंने पहले ही बताया, ये तो सही है, डी ऑप्शन भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। ये भाई गजब का क्वेश्चन दिया है, बहुत दिमाग लगाने वाला है। पहले तो तुझे पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमें जो पहले निकालना है ना, वो कहाँ से निकाल ले? पहले देख के ये इधर से निकालने के लिए लग रहा है। भाई ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबका इधर से ही निकलेगा, क्योंकि वो नाम से ही है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो नाम से ही एसिड है। और एसिड मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को छोड़ेगा, H+ प्रोटॉन रिलीज। ठीक है, तो इधर क्या बन रहा है? H ट्रिपल बॉन्ड CO नेगेटिव, इधर CH2, इधर मतलब Sp आ रहा है, Sp करेक्टर आ रहा है, इधर Sp2 करेक्टर आ रहा है, COO-। इधर तो भाई बेंजीन रिंग, COO-। और फिर क्या आएगा? इधर तो CH3 COO-। एक CO- सब में कॉमन है। अब देख ले, एक बात देख ले, ये क्या है? ये ना इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ये अनस्टेबिलाईज कर रहा है, सिस्टम को अनस्टेबिलाईज कर रहा है। और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये जो दोनों है ना, ये सिर्फ -I इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। अब तुझे पता है एस मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इसमें 50% एस करेक्टर है और 50% पी करेक्टर। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से क्या हो रहा है? ज्यादा खींच रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके तरफ खींचेगा, क्या होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल मतलब ज्यादा एसिडिक। तो पहले तो फर्स्ट आएगा, ये ऑप्शन खचक, ये ऑप्शन खचक, ए और सी बच रहा है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद ऑब्वियसली सेकंड आएगा, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये भी खत्म, ये ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद इन दोनों में देख ले, ये दोनों में क्या होगा? ये रेजोनेंस है, ये OMe है फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप ना थोड़ा सा माइनस आई से तो खींच ही लेता है, मतलब थोड़ा सा ही, मगर इन दोनों का बहुत पास पास रहेगा, मतलब बहुत ही ज्यादा पास रहेगा। और ये तो सीधा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे रहा है, मतलब इसमें कोई खींचने वाला ही कुछ नहीं है। तो इसका ऑर्डर जो आएगा, ये 1 सेकेंड थर्ड, उसके बाद आएगा 4। अच्छा जी, तो सीधा ऑर्डर आ गया एकदम। चल इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स एन एरोमेटिक कंपाउंड एज द मेजर प्रोडक्ट। एरोमेटिक कंपाउंड मेजर प्रोडक्ट किस में हो रहा है, वो बोलने वाला है। अब देख, ये तुझे मैंने बहुत बार कहा है कि बेंजीन रिंग को क्लोरीन से अगर एक्सेस में देगा तो क्या बनेगा? ये बन जाता है। याद रखना, ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव है, जो कि है नॉन एरोमेटिक, जो कि है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये नॉन एरोमेटिक है, कलर चेंज कर लेता हूँ। देख इसे अल्कोहलिक केओएच दिया है, तो CH3, इधर ब्रोमीन है, इधर ब्रोमीन है, तो क्या करेगा? अल्कोहलिक केओएच तो दे रहा है, अल्कोहलिक केओएच सीधा आएगा, एक ब्रोमीन को पकड़ेगा और निकाल देगा, तो ये होगा। अब इसके बाद तू दे रहा है, फिर से भेज दे रहा है Na NH2, इधर से हाइड्रोजन पकड़ेगा, इधर से करेगा, तो ये बन रहा है CH3CCH, तो ये तो एक एल्काइन बन गया। एल्काइन के बाद हो, इसके बाद तूने, मैंने इस बात तो बहुत बोल बोल के पागल हो गया। रेड आयरन ट्यूब 870, तो इसलिए ना मैं बोलता हूँ कि सीक्वेंस में वीडियो देख लो, तो ये अच्छा होता है। CH3C1 फिर मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इसको ना ऐसे लिख लेना, बार बार मैं यही बोलता हूँ, CH3, और इसको CH3, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इधर से जो बनता है रेड आयरन ट्यूब, आयरन जैसे ही देख लेना, तब बेंजीन रिंग तो पहले ही बना देना। तो इधर मिथाइल ग्रुप ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट पोजिशंस में आ रहा है, मेटा पोजिशंस में, तो इससे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो बन रहा है, इधर पूछा है एरोमेटिक, अच्छा ये तो साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव है, मतलब नॉन एरोमेटिक है, और ये जो बन रहा है ये तो एरोमेटिक है। ठीक है, ये तो बन गया एरोमेटिक, सेकंड वाला तो एरोमेटिक आ रहा है। अच्छा MsQ है, याद रख लेना। NaOT दिया है, तो इधर हाइड्रोजन है, इसको पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा, तो इसके हिसाब से तो ये बन रहा है। ये जो कंपाउंड है ना, ये डाइमराइज कर जाता है, सीधी सीधी बात। डाइमराइज करके इधर से क्या बनता है, इससे ये डाइमराइज करके ऐसे आता है, और ये हाँ, अब ये था। अब देख, ये जो दो बॉन्ड था पाई बॉन्ड, ये दो पाई बॉन्ड खुल गया, और दो पाई बॉन्ड खुल के इसको और इसको बना लेता है, तो ये तो नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। और ये कब होगा? ये अगर एलिमिनेशन शो करे, ये एलिमिनेशन से ये बन रहा है। और ये अगर सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा? ब्रोमीन को सीधा सब्स्टिट्यूट करेगा, NaOH, NaOH सब्स्टिट्यूट करके OET आ जाएगा। काइरल सेंटर है, याद रख लेना, 4 मेंबर रिंग है, तो ये तो नॉन एरोमेटिक है, सीधी बात है। हाँ, ये भी कट रहा है। NaOH, अच्छा ये तो सीधी बात है, एरोमेटिक बन रहा है, ये तो एरोमेटिक हो रहा है, मतलब नॉन एरोमेटिक से। ये एंटी एरोमेटिक नहीं बोल देना, कॉन्जुगेशन मिसिंग है इसमें, तो ये तो एरोमेटिक बन रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड एंड फोर्थ, बी एंड डी। ओके, अब चलते हैं नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। भाई ये साइक्लो, ये कॉट है, इसको याद रख लेना कॉट के हिसाब से। ये ना टप शिफ्ट होता है, ऐसे शेप होता है इसका, टप शेप, इसको बोलते हैं साइक्लोऑक्टा टेट्रा इन। ये जब भी क्वेश्चन पूछे नॉन प्लेनर बता दे। भाई 8 मेंबर रिंग है, रह ही नहीं सकता एक प्लेन में। इसके बाद देख, ये 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नॉन एंटी एरोमेटिक बन गया। ये तो तुझे दिख ही रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एरोमेटिक बन गया एडो। ये इसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं है, पूरा कॉन्जुगेशन ही कंप्लीट नहीं है, इसमें क्या ही बताओ, कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो नॉन एरोमेटिक ना। तो इसके बाद साइक्लोट, हाँ ये भी याद रख लेना, ट्रोपोलियम आयन, ट्रोपिलियम आयन क्या हो रहा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक। ये बन रहा है क्या? एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये फिर से आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा? एरोमेटिक। अब इसमें देख ले, इसमें बहुतों को लग रहा है कि भाई कॉन्जुगेशन मिसिंग है। ओहो भाई, ये तो कॉन्जुगेशन में है ना, ये तो एरोमेटिक बन रहा है ना, इसका मतलब बेंजीन रिंग तो इधर एरोमेटिक है ना। और इसको अगर देखेगा, इसमें कितना आ रहा है? 6 6 2, तो 14 इलेक्ट्रॉन। और ये इसलिए कर रहा हूँ, ये दोनों है ना, इसका अगर जो उल्टा स्ट्रक्चर आता है उसमें ये भी आता है, ये आ, ये अब दिखा देता हूँ मैं, अब देख ले, ये भी बन रहा है एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये भी बन रहा है एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी बन रहा है एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तीनों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, बस कॉमन बनता है।
यार बहुत रात हो गया। तो ये भी बन रहा है एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक कैरेक्टर इसमें भी बन रहा है। तो सीधी बात है, ये एक तो बाद में गिन लेता। और एक बात मैं ना एक चीज पढ़ा दूंगा, एनिलेशन इफेक्ट। एनिलेशन इफेक्ट किस लिए होता है एक बार पढ़ लेना, यूट्यूब में बहुत वीडियोस है, मैं भी पढ़ा दूंगा याद, मतलब पहले तो ये सीरीज कंप्लीट कर लूँ, ये जो जे एडवांस का सीरीज चल रहा है उसके बाद वीडियोस बनाऊंगा। तो एनिलेशन इफेक्ट होता है, तो एनिलेशन इफेक्ट किसका, जब मतलब कोई एक डबल बॉन्ड है ना जो शेयर कर रहा है वो खींच लेता है, मतलब जब शेयरिंग आता है तभी एनिलेशन इफेक्ट कॉन्सेप्ट आता है। मतलब एक रिंग है, दूसरे वाला रिंग है, एक कॉमन डबल बॉन्ड उसे शेयर कर रहा है, तब एनिलेशन इफेक्ट कॉन्सेप्ट आएगा। एनिलेशन इफेक्ट एरोमेटिसिटी को घटा देगा, ठीक है, मगर एरोमेटिक रहेगा। ऐसा नहीं कि घटा के एंटी एरोमेटिक, घटा के नॉन एरोमेटिक बना दिया, ऐसे कुछ नहीं होता, एरोमेटिक रहता है, एरोमेटिसिटी का इंटेंसिटी घट जाता है। तो ये कितना कंपाउंड से मैं रेट पेन सब देखा था। तो चल ये तो नॉन एरोमेटिक है, तो ये तो नहीं है, ये एक है। फर्स्ट वाला कितना पूछा है नंबर ऑफ, तो एक आया, और ये आया सेकेंड, ये आया मेरा थर्ड, ये आया मेरा फोर्थ, ये आया मेरा फिफ्थ। तो इसका आंसर है 5, 7 का आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। भाई जब भी ना गुआनिडीन बेस जाए, गुआनिडीन बेस, गुआनिडीन बेस दिख जाए, हाईएस्ट बेसिसिटी, हाईएस्ट बेसिसिटी, ये तो भाई सबसे सबका बाप होता है। भाई इधर तो आंसर इधर ही खत्म हो जाता है, 8 का सी होगा, ये तो मुझे पक्का। ओह भाई ये गुआनिडीन नहीं है, CH3 है, ये गुआनिडीन है। मतलब तीनों नाइट्रोजन जब है तो फोर्थ का सबसे हाईएस्ट आएगा। इतना आसान नहीं देते जेई एडवांस, मेरे जैसे ये फंस जाते। तो ये ऑप्शन तो घट गया, ए और सी तो कट गया। अब फोर्थ के बाद ये देख लेते हैं। अब देख इसके बाद भी मैं बोल दूं ना, देख ये भी दो है, एक बस मिसिंग है ना, तो ये उसके बाद आएगा, ये तो इतना तो पक्का है। मगर कर लेते कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो ग्वानिडीन वेस, ग्वानिडीन वेस किस लिए होगा, देख ले। ग्वानिडीन वेस में अगर तेरा एरोमेटिसिटी इधर मतलब रेजोनेंस होगा ना, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर डोनेट करेगा और ये खुल जाएगा। तो नाइट NH2 के ऊपर पॉजिटिव आएगा, ये डबल वन बन जाएगा NH2, और NH माइनस होता है। इसके बाद ये नाइट्रोजन, ये नेगेटिव चार्ज फिर से खुलेगा, फिर से ये नाइट्रोजन आएगा। तो ऐसा करते करते ना ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेता है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेता है। कोई दिक्कत नहीं, उसके वजह से उसका बेसिसिटी बहुत हाई हो जाता है, बेसिसिटी उसका हो जाता है हाई। अब देख, अब इसका जो आता है इसका भी सेम आता है। इसका ऐसे आएगा, मतलब इसका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनता है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बनता है। और इधर क्या हो रहा है, इधर जो प्लस एच दे रहा है, इससे हाइपर पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन होता है। हाइपर कंजुगेशन दोनों तरफ होता है, प्लस एच होता है, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन। नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन कौन देगा, CF3 दे देगा, ये याद रख लेना हमेशा। हाइपर कंजुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन आया तो सीधा लगा दो, और हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन ही नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। हाइपर कंजुगेशन, पॉजिटिव हाइपरकंजुगेशन मतलब प्लस एच दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। अब डोनेशन तो नाइट्रोजन से ही होगा, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है मतलब इसका बेसिसिटी हाई हो रहा है, इसका बेसिसिटी हाई। तक पहला तो तेरा फोर्थ कंफर्म है। इसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट आ सकता है, क्योंकि इसका बेसिसिटी तगड़ा है। अब देख साइक्लिक एसाइक्लिक वंस का ज्यादा ही आता है, तो ये साइक्लिक वंस है, ये याद रख लेना। और साइक्लिक वंस में देख ले, एक तो नाइट्रोजन है, और इधर भी नाइट्रोजन है, और इसमें क्या दिया है? अच्छा एक डबल बॉन्ड है बस। इतना तुच्छा क्वेश्चन क्यों, इतना डबल बॉन्ड sp2 कैरेक्टर है, sp2 कैरेक्टर मतलब तेरा 33% कैरेक्टर आता है, 33.4 जो भी है। तो उससे क्या होता है, -I इफेक्ट लगा देता है। एक डोनेशन जब होगा, डोनेशन से अगर तेरे को इलेक्ट्रॉन विट्टाइन ग्रुप लगा है, तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब बुरा हुआ, ये इसका डोनेशन घट जाएगा, मतलब ये जो है वो लास्ट में जाएगा, थर्ड, थर्ड लास्ट में जाएगा। मतलब इसके बाद आएगा सेकंड, इसके बाद आएगा, इसका आंसर है DE, बी खत्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन ही लाया हूँ मैं, मतलब 10 क्वेश्चन थे तो ला एक्स्ट्रा कहाँ से लाऊं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। भाई इतना तुच्छा क्वेश्चन है ना। सीओएच को पहले एसिडिक कैरेक्टर जब भी बोले ना, पहले कॉन्जुगेट बस सुन लो, तब क्वेश्चंस को पढ़ना। पहले क्वेश्चन को कॉन्जुगेट बस कॉपी में ड्रॉ कर ले। तो इसके बाद आता है ओएच, इसके बाद होता है ओएच। ये मत दिमाग लगा लेना कि कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले ओएच का फिनॉल का निकल जाए। COOH का ऐसे नाम में ही एसिड है, नाम में ही एसिड है, मतलब निकलेगा उधर से ही। इधर COO माइनस, इधर OH, इधर COO माइनस, इधर OH, इधर COOH माइनस, इधर OH। अब देख एक बात देख, OH क्या होता है तेरा, प्लस एम कैरेक्टर होता है इसमें, इसमें प्लस एम होता है, इसमें प्लस, इसे तो प्लस एम मेटा पोजिशन से काम नहीं करेगा, मतलब ये माइनस आई शो करेगा। ओहो, और ये प्लस एम कैरेक्टर शो कर देगा। अब देख ये इसमें जब हाइड्रोजन निकल जाता है ना, तब क्या होता है देख ले। अब देख ये तो तेरा सीधी बात है। अब इससे दिक्कत क्या होगा, मतलब ये जो बना, ये तो ऐसा बता सकता हूँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसा है ना। और नेगेटिव चार्ज मान ले कि माइनस हाफ इधर है, माइनस हाफ इधर है, और इधर ऑक्सीजन है और इधर हाइड्रोजन है। इसका बीच में तुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है, मतलब ये निकालने से ये कंपाउंड स्टेबल हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अगर स्टेबल हो रहा है, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत हाई है, एसिडिक स्ट्रेंथ हाई है, मतलब फास्ट का तो पहले आएगा। ये ऑप्शन गया, इसका ऑप्शन गया। अब देख इसके बाद क्या आएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर ऑर्थो पोजिशन में रहेगा, ऑर्थो से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके बाद आएगा, मतलब फर्स्ट, ये तो ए ऑप्शन तो इधर ही आएगा। क्वेश्चन समझते, ये ऑप्शन कोर्स ऑप्शन से क्या ही मतलब है, ऑप्शन से तो मतलब एग्जाम में रखेगा। तो अभी तो सीखने का बारी है ना, अभी थोड़ी अभी एग्जाम देखने बैठा है तू। तो पहले तो वो कर ले। हाँ यार, वो अच्छा सा पेन था, उसका कलर कहाँ चलेगा, छोड़ कलर। हाँ इसके बाद देख, इसके बाद ये माइनस आई है, इस इधर तो हाइड्रोजन, नो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई सॉल्यूशन का मत सोच कि इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा उतना ना सोचना होता है। जब कंपाउंड दिया होता है सोचना होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर का। ये मत सोच लेना कि मेरा कंपाउंड मॉलिक्यूल स्टैक होते जा रहा है, स्टैक होते जा रहा है, बट इंटर मॉलिक्यूलर करे कुछ नहीं, इंट्रा सोच, इंटर नहीं। तो ये होता है, तो इसे माइनस आई से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह, और ये तो भाई पूरा सीधा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये तो घटिया एसिड है, घटिया एसिड है, घटिया एसिडिटी दिखाएगा। ये तो नहीं होगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑन, नाइन्थ का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑन। और एक ही क्वेश्चन बचा है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा है, एनओएच क्या करेगा, इधर से हाइड्रोजन पूछेगा। अब तो ये तो क्वेश्चन में क्या ही करा इसका ना, इसका हाँ। तो देख, इसमें ना बहुत लोगों का जान निकलेगा, बताता हूँ। ओ नेगेटिव है, तो पहले तो मैं लॉन्ग मेथड बता, इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, तो इधर डबल बॉन्ड था। इसके बाद ये घूमेगा इसमें, घूमेगा तो ये इधर आएगा, तो ये इधर खुलेगा, इधर खुलेगा ना। नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, हाँ तो आएगा इधर ही आ सकता है, इधर से अलावा बीच में ही आ रहा है दूसरे पेन से। अरे यार मैंने मैं लिख रहा हूँ यार, क्या दिक्कत हो रहा है। हाँ, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इधर आ रहा है डबल बॉन्ड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, ये बीच का कार्बन के लिए नेगेटिव चार्ज ही याद रखना। अब जाएगा इधर, इधर आएगा। ओहो, कितना बन रहा है, बहुत बन गया। अब देख इसके बाद ये इधर जाएगा, इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, बढ़िया। फिर से इधर गया, इधर, अब ये तो बन चुका है। अब क्या होगा, अब तो समझ, ये तो एक तरफ तो बन चुका है, अब तो 5 ही बना है। तो बोलेगा 5 बन रहा है, नहीं यार 5 तो नहीं है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड को अभी तक तूने घुमाया नहीं है। तो इधर से इस तरफ कर दे, इधर से अगर इस तरफ करेगा तो क्या होगा, ये इधर जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है। अब इधर से भी तो बन रहा है ना, इधर ऐसा आ गया, ऐसे आके ये बन गया ना।
मतलब ये ओ नेगेटिव। ये बन रहा है। ये सेम नहीं बन गया। नहीं नहीं नहीं, ये अलग है। तो कितना बना? एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब देख और पॉसिबिलिटी क्या होता है। ये तो मतलब भाई इतना रूड मेथड है ना, मैं क्या ही बताऊं। मतलब जान खिला देता है। मतलब क्या बकवास लगता है मुझे। अब तो क्या 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 बच रहा है, बच क्या रहा है। इससे तो दो बन रहा है, इतना तो पक्का है। और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। और अब देख इससे तो इधर तक आया था एक दो तीन। ओ नेगेटिव चार चार है। ओ भाई मैंने तो इधर कंटिन्यू करना ही भूल गया था। ओहो हो। ये तो कंटिन्यू होगा भाई। उफ, क्या हो रहा है आज। ये तो कंटिन्यू होने के बाद मैंने लिखा ही नहीं इसको। ये आएगा इधर, ये आएगा इधर। तो इधर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसके बाद डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा और इधर आएगा। तो ये बन गया तेरा और एक स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन है कितना बन रहा है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। इसका आंसर तो नौ। अब बोलेगा कि भैया अगर सीधा निकलने बोले कि कितने स्ट्रक्चर आ सकता है, कोई ट्रिक नहीं होता, सीधा कर। ट्रिक ऐसा होता है कि नेगेटिव चार्ज जब ऐसा आएगा तो ये रेजोनेंस में घूम के कहाँ कहाँ जा रहा है एक बार देख ले। इधर जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड डिस्टेंस में। फिर ये इधर आएगा तो इधर इस बॉन्ड में जाएगा। इस कार्बन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जा रहा है, मतलब एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये कार्बन घूम के इधर जा रहा है, इस कार्बन पे घूम के इधर जा रहा है। फिर क्या हो रहा है? इस कार्बन में चढ़ रहा है, इसमें आ रहा है। तो इसमें से ही तो दिख रहा है कि तुझे पांच और छह बन गया। और छह बन गया और इस जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड्स को घुमा ले। पाई बॉन्ड को ही घुमाएगा तो ही इससे तीन आ रहा है। छह प्लस तीन, 10 से ही तो नौ आ रहा है ना। तो यही था 10th क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन है? नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। देख भाई, अब इम्पोर्टेंट चीज है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिटी और बेसिसिटी तो भाई तेरे लिए महान इंसान होता है। एसिडिटी और बेसिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ही ज्यादा। इससे ही क्वेश्चन आता है। मैं सीधा बोलूँ, क्वेश्चन फंसाएगा तो एसिडिटी बेसिसिटी से ही फंसाएगा। और देख फ्री रेडिकल क्वेश्चन देता है तो एक बार पढ़ लेना अच्छे से। मैं तो नहीं बोलूंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन मुझे वो कॉन्सेप्ट होता है, उससे समझ लिया ना, समझ लिया। उससे बेसिस पे अभी तुझे इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। मगर एसिडिटी एसिडिटी बेसिसिटी और रिएक्शंस, जैसे तेरा रेड मतलब रेड हॉट आयरन ट्यूब। ये रिएक्शन तो मैंने 3 से 4 जी एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा हो कि ये सवाल आए हुए हैं। ये सवाल इतना होता है। और एरोमेटिक करेक्टर, एरोमेटिसिटी इतना इम्पोर्टेंट है। मैं एरोमेटिक करेक्टर से अलग से वीडियो बना दूंगा। अलग से वीडियो क्वेश्चंस का ही। अभी तो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है ना, अभी तो क्वेश्चंस कर दूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा अलग से वीडियो बना पाऊँ कि नहीं बना। अगर सपोर्ट अच्छा मिला तो बना, ऐसे ही बना दूंगा। मुझे सपोर्ट से उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। देखिए ये भी था एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन, ये एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन था। इसके बाद बेसिसिटी तो मैंने बोल ही दिया। तो इसके बाद भी एसिडिटी का क्वेश्चन था। जो भी करना है वो सीधा देख। ये चीज, ये एसिडिटी एंड बेसिसिटी अगर तू कर पाया ना तो भाई अलग ही लेवल पे चला जाएगा। इसमें इतना खास मैं ज्ञान नहीं दूंगा कि मतलब जीओसी इम्पोर्टेंट है, सच में इम्पोर्टेंट है। और ये मार्क्स कैरी करता है। तुझे दिख रहा है कि कितना मार्क्स आ रहा है। मतलब एक एक साल में तो दो क्वेश्चन दिखने को मिल ही रहा है। दो क्वेश्चन दिखने को। हाँ तो इतना ही था। एसिडिटी बेसिसिटी मतलब बहुत अच्छे से कर ले, बहुत अच्छे से। और एस आई आर एस आई पी रूल ये देख ले भाई, ये इम्पोर्टेंट है। ये आएगा अगले वाले सवाल में आ सकता है। ये 2025 में एस आई आर आएगा, इसके ऊपर सवाल आएगा। तो आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगर कमेंट कर दे। अगर कोई डाउट हो तो। कोई फ्री गाइडेंस चाहता है कि देख, कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए ना सिर्फ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता है।
उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम को समझना। एग्ज़ाम को मैं समझ चुका हूँ। एग्ज़ाम को समझना भाई मैंने कोई नहीं जेईई एडवांस भाई अनप्रेडिक्टेबल होता है। एग्ज़ाम को समझना टफ है, मुझे पता है। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपना मम्मी-पापा जो है ना, उसका सपोर्ट इम्पोर्टेंट होता है और 1-2 भैया को पकड़ ले, जो कि तुझे सपोर्ट देते रहे। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबके पास भैया नहीं होता। मैं हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट सेक्शन में बता। भाई मेरा जीमेल है, मेरा जीमेल भी मेरा फ़ोन नंबर दे देता हूँ मैं 7439603217 व्हाट्सएप कर देना। कोई हर्ष स्टेप मत ले, बस यही बोलना है। कोई दिक्कत आया तो मतलब ईज़िली बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोई हार्ड स्टेप मत ले, एग्ज़ाम क्लियर आसानी से हो जाएगा। मैं ये 45 डेज़ बोल रहा हूँ ना, 45 डेज़ में मेरा केमिस्ट्री पूरा करा दूँगा, मेरा वादा है ये। तो आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो